नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं और यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आ रही है। मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। बिहार के मजदूरों ने अंबाला हाईवे पर जाम भी लगा दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर की गई है। हालांकि भारी पुलिस बल इस वक्त वहां पर तैनात है। योगी सरकार के आदेशों के बाद यूपी में पूरी तरह से नो एंट्री है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया था और पुलिस ने फिलहाल जो बवाल करवाया गया था यहां पर उसको आवागमन, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है, मजदूरों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार के मजदूरों ने जमकर यह हंगामा काटा है। अंबाला हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पुलिस बल इस वक्त मौके पर मौजूद है। मजदूरों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये वो मजदूर हैं जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी इनको एंट्री नहीं दी जा रही है। योगी सरकार ने जो आदेश दिया है उसके बाद से यूपी में नो एंट्री हो चुकी है। साथ ही जो मजदूर यहां पर पहुंच रहे हैं, बॉर्डर में फंसे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की बात सामने आ रही है और जिन मजदूरों को आगे जाना है उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि सहारनपुर में मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मजदूर इस वक्त बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन इनको आगे एंट्री नहीं करने दी जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, आपको ह्यूज गैदरिंग की तस्वीरें नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और इस संकट की घड़ी में अगर ये तस्वीरें हर रोज सामने निकल कर आएंगी तो हालात पर कंट्रोल करना राज्य सरकारों के साथ साथ पूरे देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मजदूर अब जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि आलम यह हो चुका है कि रोजगार पूरी तरह से ठप हो चुका है। खाने के लिए राशन तक नहीं है और एक पेट की भूख के कारण कई किलोमीटर का यह सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त फोन लाइन पर है सहारनपुर से। योगेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ह्यूज गैदरिंग की तस्वीरें, डराने वाली ये तस्वीरें। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से लगातार हरियाणा और पंजाब से श्रमिक मजदूर आ रहे थे, उनको जो है यहाँ पर व्यवस्था की जा रही थी, रुकने की व्यवस्था की जा रही थी और लगातार उनके लिए बिहार भेजने की भी प्रक्रिया चलाई गई थी, स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन उसके बाद जो है रात्रि में नीतीश सरकार द्वारा ये कहे जाने के बाद कि उनको लिया नहीं जाएगा, उनको बिहार में भेजा नहीं जाएगा, उसके बाद से इनका आक्रोशित हो गए और जो है सबर टूट गया और सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद हंगामा किया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो अपने घर जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। योगेश, लेकिन हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर भीड़ नजर आ रही है और ये भीड़ कहीं ना कहीं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए या फिर तमाम राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। इस वक्त में ये मजदूर फंसे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, जो तालमेल का अभाव है, क्या उसी का ही ये नतीजा है कि ये मजदूर अपने वहां से तो निकल चुके हैं लेकिन रास्ते में अटके हैं, अपने घर भी नहीं पहुंचे हैं? अब किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तालमेल ही का फर्क माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उधर से बोला जाता है कि इनको भेजा जाएगा, इधर से फिर इनको रोक दिया जाता है और बताया जाता है कि आज तुम्हें ट्रेन से भेजा जाएगा, कल बसों से भेजा जाएगा, उसके बाद नई नई प्रक्रिया दिखाई जाती है। तो ऐसे में सबर टूटना आम बात है और ये सबर टूटा है जिसका जो है सड़कों पर निकले हैं और हाथों में लाठी डंडे आज मतलब आपा खो दिया है पूरी तरीके से। और सरकार जिस तरह से निर्देशित कर रही है उस हिसाब से अधिकारी जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो दिख रहा है। लगातार अभी भी घर पर जाने की मांग पर अड़े हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी जमकर की जा रही है। योगेश, लेकिन हम तस्वीरों में जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, जमकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और खबरें यह भी है कि योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इनके लिए पहले से सरकार सोचती या फिर इतनी भारी तादाद में जो मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, अगर समय समय पर इनको आगे रवाना किया जाता टेस्टिंग के बाद, तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। अब सवाल यह है कि अब लॉकडाउन 4 की शुरुआत होनी है, बढ़ता आंकड़ा डराने वाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरीके की तस्वीरें हर रोज सामने आएगी तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रवासी मजदूर ये निकल कर आ रहे हैं, हरियाणा से यूपी की ओर इनको भेजने की कोशिश की जाती है, फिर हरियाणा की पुलिस इनको यूपी में भेजने की कोशिश की जाती है, आपसी तालमेल नहीं है। उस कारण ये लगातार दो चक्की के बाट की तरह एक पिस रहे हैं और पुलिस प्रशासन है कि इनके लिए व्यवस्था करने के लिए नहीं चाहता। लगातार इनके हंगामे के सामने आ रहे हैं, संक्रमण का खतरा भी है भीड़ होने से। तो लगातार जिस तरह से इनके, लेकिन योगेश, जो ये सहारनपुर में इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं। अब इनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि सुबह ही ये तस्वीरें सामने आई जहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। अब आगे किस तरीके से खाने पीने का इंतजाम होगा, इनको कैसे भेजा जाएगा? फिलहाल अब तक कोई समस्या का समाधान निकल पाया है?
तो बिल्कुल अधिकारियों का कहना है कि शेल्टर होम में इनके लिए खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि जिस तरह से व्यवस्था की बात की जाए, वहां 10 से 15 हजार व्यक्तियों की ही खाने की व्यवस्था है और जो संख्या है वो अधिक है, तो सभी को खाना सही से नहीं मिल पा रहा होगा, जिस वजह से इनका आक्रोशित होना जायज है। और लगातार इनको ट्रेन से भेजने की बात की जा रही है, लेकिन सभी मजदूरों को ट्रेन से नहीं भेजा जा रहा है। पीछे से आते हैं, इनको 14 दिन के लिए यहाँ पर रखा जाता है, उसके बाद फिर आगे भेजा जाता है। तो इनका कहना यही है कि जब हमारा पीछे जो है स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है, उसके बाद हमें 14 दिन के लिए किस लिए रखा जा रहा है, फिर हमें टाइम से क्यों नहीं भेजा जा रहा। जी योगेश, लेकिन अब इतनी तादाद में ये मजदूर हैं, इनके लिए कैसे खाने का प्रबंध होगा, कहाँ ठहरने का इनका प्रबंध होगा? क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार जिक्र होता है, वो तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में अगर पहले सरकार ने अब तक गौर नहीं किया है और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, ना सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जहां जहां ये पहुंचेंगे इनका टेस्ट प्रॉपर होगा भी या फिर नहीं, और ये भी नहीं पता है कि कितने लोग इनमें से संक्रमित हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये लगातार भीड़ दिख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि इनमें से ऐसे लोगों को ढूंढना जो संक्रमित है और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। और फिर खाने पीने की व्यवस्था वो भी सरकार के द्वारा से नहीं हो पा रही है। वो भी शेल्टर होम में जो बनाए गए हैं, राधा स्वामी सत्संग मेजर सेंटर है, उनकी तरफ से लगातार सेवा इनकी की जा रही है, खाने का दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से अगर माने तो जिला प्रशासन की ओर से खाने पीने की व्यवस्था जो है राधा स्वामी की ओर से है, प्रशासन की ओर से देखने को नहीं मिल पा रही है। जी योगेश, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी भी राज्य में कोई भी मजदूर सड़कों पर या रेलवे ट्रैक पर पैदल सफर करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। राज्य सरकारों को यह बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से सौंपी गई है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि मजदूरों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है? दूसरी तरफ अगर जहां वो रुकते हैं वहां पर कामकाज ठप हो चुका है, मकान मालिक ने घरों से बाहर निकाल दिया, ऐसे में मजदूर कहां जाएगा? अगर आप इनको रोक रहे हैं तो कम से कम इनके लिए उचित प्रबंध तो कीजिए। को लेकर कल भी इस जो है बात हुई थी। कल भी जो है हरियाणा से काफी तादाद में हरियाणा से भेजे गए मजदूर थे जो यूपी पुलिस ने रोक लिए थे, जिसके बाद से हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस आमने सामने भी आ गई थी, तनातनी भी हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन लोगों के लिए वहीं हरियाणा से बसों का व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, वहीं इनको रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि लगातार इनको पैदल भेजा जाता है, फिर उसके बाद ये जंगलों और यमुना नदी का रास्ता तय करते हैं, जहां इनके जान माल का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे में सरकार बिल्कुल योगेश, सवाल यही है कि जो बाहर विदेशों में फंसे हैं भारतीय, उनको लाने के लिए तो बाकायदा एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो उड़ानें भरती हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको लाया जाता है। लेकिन अपने ही देश के मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई बसों का इंतजाम नहीं किया गया है। बॉर्डर पर वो पहुंचते हैं तो पुलिस तो वही काम करेगी जो उनको ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस अपनी मनमर्जी से उनको नहीं रोक रही है। जो आदेश दिए गए हैं उन्हीं को पुलिस फॉलो कर रही है। बिल्कुल, पुलिस को जो जिस तरह से लगातार आदेश आ रहे हैं, हर घंटे में कुछ ना कुछ आदेश आ जाता है, उसी के पालन करते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से बसें कुछ लगाई गई हैं हरियाणा की ओर से, वो उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़कर जाती हैं, फिर आगे की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर सही तरीके से इनकी व्यवस्था की जाए, समय समय पर इनको 14 दिन का जो क्वारंटाइन किया जाता है वो ना किया जाए, क्योंकि पहले भी क्वारंटाइन हो चुके हैं। इनका कहना है कि हम 14 दिन पहले रोके गए हैं, उसके बाद हमें फिर उत्तर प्रदेश में 14 दिन के लिए रोका जाता है। ऐसे अगर हमें रोके जाएगा तो ये लॉकडाउन ही निकल जाएगा और हम घर पर कैसे जा पाएंगे? जी, लेकिन योगेश, आपको क्या लगता है कि जो सरकारें हैं बड़े बड़े ऐलान करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन धरातल पर वो तस्वीरें नजर नहीं आती? या तो सरकार गंभीर है, अधिकारी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, या फिर सिर्फ ये कहा जाता है धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता? एक प्रेशर है, एक दबाव है सरकार के ऊपर कि अब बसें चलाना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि सवाल उठ रहे हैं मजदूरों को लेकर। लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि मजदूरों को लेकर, गरीब तबके को लेकर, किसानों को लेकर सरकारें कितनी चिंतित हैं। देखिए सचिन जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सहारनपुर की व्यवस्था की बात की जाए, लगातार अधिकारी पुलिस को यही निर्देशित कर रहे हैं कि जितने भी मजदूर हैं वो पैदल ना आए, जो सड़कों पर दिखाई ना दे। लेकिन अगर कोई सड़कों पर दिखाई देता है, वो राधा स्वामी सेंटर जहां पर इनके शेल्टर होम बनाया गया है वहां तक पहुंचता है, तो पुलिस को चाहिए कि उसकी व्यवस्था वहीं पर करा दी जाए, ना कि उसको बसों से या ट्रकों में बिठाकर वापस हरियाणा की ओर धकेल दिया जाए। तो ऐसे में जितने पैदल आ रहे हैं उन पर ब्रेक लगाना चाहिए और जो आ चुके हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, तभी इन व्यवस्थाओं पर। लेकिन योगेश, बार बार तो ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, जो भी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं उनके रहने खाने के लिए पूरे इंतजाम है, बसों से उनको आगे भेजा जा रहा है। लेकिन अगर 2 वक्त की रोटी मजदूरों को मिल जाए और बसों का साधन उनके लिए हो जाए, बाकी तो उनकी कोई डिमांड है नहीं, कोई लग्जरी आइटम वो नहीं मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कहा जाता है लेकिन धरातल पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि हम तो शुरुआत से सुन रहे हैं कि हर घर तक राशन पहुंच रहा है, हर गरीब के घर में राशन पहुंच रहा है। लेकिन अगर राशन पहुंचता तो आज ये मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर नहीं होते। और हर रोज सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही है, जो कोई बच्चा सूटकेस पर लटकता हुआ नजर आता है, कहीं एक बूढ़ी मां बैलगाड़ी को खींचती भी नजर आती है। वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध दी है जो नजर नहीं आता, या फिर वाकई इसको टालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से राशन वितरित की बात की जाती है, घर घर राशन पहुंचाने की बात की जाती है, श्रमिकों के लिए राशन की बात की जाती है,
ये व्यवस्थाएं जो है चुनिंदा लोग ही चुनिंदा लोगों के लिए ही कर पा रहे हैं। पूरी व्यवस्था जो है वो सिर्फ ये कहे जाए कि अगर सभासद को दिया जाएगा तो सभासद अपने चुनिंदा लोगों को देगा, अगर जिला प्रशासन की बात होगी तो वो चुनिंदा लोगों को दिया जाएगा। जिस तरह से व्यवस्था इन लोगों के लिए होनी चाहिए थी वो सिर्फ संस्थाएं कर रही है, प्रशासन की ओर से वो व्यवस्था देखने को बिल्कुल नहीं मिल बिल्कुल रही है। योगेश, लेकिन सरकार सवाल यही है बड़े-बड़े कि जब दावे कर रही है। मजदूरों के लिए आप इतना सख्त एक्शन ले रहे हैं कि मजदूर जहां भी दिखे उनको रोकिए, इनकी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको इनका दर्द नजर नहीं आता। आप ये तो देख रहे हैं कि सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वजह इसके पीछे क्या है। और जो अधिकारी इस तरीके की रवैया अपना रहे हैं, टाल मटोल जो कर रहे हैं और अपना पेट भरने, अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल राज्य सरकारों पर खड़े हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम राज्यों से तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही हैं, यानी कि एक बार फिर से ह्यूज गैदरिंग की नजारा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये वो मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, जबरदस्ती इनको अगर रोका जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं। देखिए, बात करें प्रवासी मजदूरों की जो गाजीपुर बॉर्डर के द्वारा यानी कि यूपी के अंदर एंटर करना चाहते थे, उन लोगों की खासकर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से हमने देखा कि भी एक हादसे के अंदर काफी लोग मारे गए और किस तरीके से यूपी सरकार ने सीधा सीधा कह दिया कि आप लोग यूपी के अंदर एंटर नहीं करेंगे और उन लोगों को, अधिकारियों को बोल दिया गया कि आप एंटर कर भी देंगे और इन लोगों की जो व्यवस्था है वो देखो। मतलब किस तरीके से ये देखिए, एक चीज जानने वाली समझने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकारें तो ऑर्डर दे देती है, पर अधिकारी भी अपना पालन करते हैं। पर अधिकारी जो नीचे लेवल के, ग्राउंड लेवल का जो मजदूर है, जो रहने वाला है, जो खाने वाला है या जो कमाने वाला है, वो कहाँ से मैनेज करेगा, क्योंकि उस तक वो सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती है, जिस वजह से वो उसको मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा है ताकि अपने घर जा सके। अगर वो घर जाएगा तो ही वो, यानी कि उसको पता है कि मैं अपने घर जाके खेती बाड़ी। लेकिन राजू, सवाल यह है कि तमाम बॉर्डर्स की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर भारी तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं। आलम यह है कि अब इनको अगर रोका जा रहा है तो ये प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनको तमाम परेशानी का सामना अब तक करना पड़ा। जैसे कैसे करके ये पैदल चल रहे हैं, तो वहां पर भी इनके लिए सुविधा का इंतजाम कराना तो बहुत दूर की बात है, इनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो तमाम बड़े बड़े दावे सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। और जो ये जनता पिस रही है, जो मजदूर पिस रहे हैं दो राज्यों के बॉर्डर के बीच में, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? कि कोई तालमेल का अभाव है, क्योंकि जो सेंटर की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और जो राज्यों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी दो राज्यों के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर कमजोर पड़ती भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार का और काम है ऑर्डर देना, यानी कि एक गाइडलाइन बना दी और गाइडलाइन को राज्य सरकारों को दे दिया गया कि राज्य सरकार इसको फॉलो करेंगे। मगर राज्य सरकार क्या करती है इसके अंदर, वो उनके जो अधिकारी हैं या फिर कहें बड़े जो अफसर हैं, वो अपनी गाइडलाइन उठा के वो उनको दे देते हैं। ठीक उसी तरीके से वो एक फॉरवर्ड होता रहता है, मगर वो नीचे ग्राउंड लेवल कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि जो जैसे कहते हैं कि जैसे एक विधायक ने एक कर्मचारी को अधिकारी को दिया गाइडलाइन, और गाइडलाइन उस अधिकारी ने नीचे वार्ड को दे दिया। वार्ड वालों ने अपने 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 बंदों को, कुछ जानकारों को सामान बांटा और उसके बाद में दिखा दिया कि रिकॉर्ड के अंदर कि हमने इतने हजार लोगों को राशन बांट दिया। मगर अगर बात करें मजदूरों की, अगर वो मजदूरों तक राशन सही में पहुंचता, यानी कि उसे खाने की सुविधा होती है या फिर उसको दिक्कतें नहीं होती, तो शायद वो बाहर निकलता ही नहीं। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, इसके अंदर एक राजनीति पहलू है, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है, जो कुर्सी के ऊपर बैठ गया वो ये चाहता है सबसे पहले मैं अपना पेट भर लूं ताकि जनता का बाद में देखेंगे। मगर जनता जब वोट देती है तो यही सोच के देती है कि भी जो अधिकारी बैठेगा, यानी कि जो नेता बैठेगा, वो उन लोगों के लिए काम करे। मगर कहीं ना कहीं तालमेल जरूर नहीं मिलता, क्योंकि तालमेल मिलता तो शायद जनता इतनी नाराज नहीं होती। क्योंकि अगर इतने बड़े लॉकडाउन के अंदर जहां सरकार ने तो पहले कह दिया कि स्पष्ट कर दिया कि भाई जनता को बचाया जाएगा ताकि महामारी से बच सके, कहीं ना कहीं ये था। मगर अब जब बात सामने आ रही है कि भाई मजदूर परेशान है तो मजदूर को रोटी नहीं मिलेगी, अगर उसके सामने उसके बच्चे भूखे मरेंगे तो कहीं ना कहीं उसको बाहर निकलना पड़ेगा मजबूरी में। तो इसी वजह से वो बिल्कुल, आज वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और यही वजह है कि सिर्फ 2 वक्त की जो रोटी है और जो पेट की भूख है उसने ही कई किलोमीटर पैदल सफर को तय करवा दिया। लेकिन आने वाले वक्त में जो स्थितियां बन रही हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देश भर में लॉकडाउन 3.0 का आज आखिरी दिन है। नई गाइडलाइंस की आज घोषणा हो सकती है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। 30 जिलों में राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कई इलाके इसमें शामिल हैं जिसमें कोई राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि यहां पर बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। पंजाब सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, यानी कि पंजाब में तो यह क्लियर हो चुका है कि जो लॉकडाउन 4 की शुरुआत भी हो रही है, 31 मई तक फिलहाल ये लॉकडाउन रहेगा जो अब तक जारी है। लेकिन नई गाइडलाइन की जो बात सामने आ रही है, उसमें तमाम राज्य ऐसे हैं जिसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। और जो राहत मिलने की बात सामने आ रही है, बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर कोई राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जब तक इन कंट्रोल नहीं हो जाते तब तक कोई भी रियायत नहीं मिल सकती। रेड जोन वाले एरियाज, खासतौर से जो कंटेनमेंट हैं, जो रेड जोन में आते हैं, वहां पर अगर राहत दी गई तो आने वाले वक्त में स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो दिल्ली, राजस्थान, यूपी के कई इलाके इसमें शामिल हैं जहां पर कोई राहत मिलने की बात सामने आ रही है कि कोई राहत वहां पर नहीं मिल सकती, क्योंकि हालात अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल बने हुए हैं। जब तक इन हालातों पर कंट्रोल पूरी तरह से नहीं हो जाता या फिर ये रेड जोन ग्रीन जोन में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक कोई राहत नहीं मिल सकती। तो ये लॉकडाउन को लेकर जो आज आखिरी दिन है लॉकडाउन 3.0 का, इसके बाद शुरुआत हो जाएगी लॉकडाउन 4 की। उसमें क्या कुछ आगे शर्तें हो सकती हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि तमाम सुझाव मांगे गए हैं राज्यों की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त फोन लाइन पर। विनीत, आज आखिरी दिन है लॉकडाउन 3.0 का, लॉकडाउन 4 की शुरुआत होनी है। हालांकि पंजाब में तो सब कुछ क्लियर है, 31 मई तक का ऐलान कर दिया गया, लेकिन हालात अब किस तरीके से आगे रहने वाले हैं? क्योंकि अगर रियायत दें तो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर रियायत ना दें तो लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन 4 की बात की जा रही है, तो संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन जो 4 है वो भी जल्द इम्प्लीमेंट होता नजर आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर देश के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन इस बार लॉकडाउन 4 के अंदर ये चीज खास रहेगी कि जो कह सकते हैं कि जहां पर केसेस नहीं है, जो कंटोनमेंट एरिया नहीं है, जो रेड एरिया नहीं है, वहां पर लोगों को बड़ी राहत जरूर मिलने का काम किया जाएगा। जिस तरह से अगर हम पंजाब की बात कर लें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, चूंकि आज तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था, तो आज रात 12 बजे से ये जो कर्फ्यू है इसको पंजाब से उठा लिया जाएगा और सीधे तौर पर कल से यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। 31 मई तक पंजाब के अंदर लॉकडाउन जो है जारी रहेगा और इस दौरान जो कंटोनमेंट एरिया नहीं है वहां पर लोगों को बड़ी सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। छोटी जो इंडस्ट्री है उसको भी खोलने की बात की जा रही है, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा सिटी बस सर्विस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट सर्विस की बात करें, तो वो भी यहाँ पर शुरू करने की बात की जा रही है। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो एहतियात के तौर पर 31 मई तक बंद रहेंगे। तो इसी तरह का पूरे देश में स्वरूप जो है वो लॉकडाउन 4 का देखने को मिल सकता है कि जहां पर केसेस लेकिन अब तक के लॉकडाउन की अगर हम बात करें, फिर चाहे हम पार्ट फर्स्ट या सेकंड या थर्ड की हम बात करें, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में स्थिति इन कंट्रोल थी, लेकिन थर्ड आते आते ये स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हुई और पूरे देश ने वो तस्वीरें भी देखी। तमाम राज्यों की अगर मैं बात करूं, फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमने देखा है कि जो ट्रेनें चलाई गई थी उसमें के बाद से आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है, और जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स विदेशों में गई थी भारतीयों को लाने के लिए, उसके बावजूद अब तमाम जो अधिकारी थे एयर इंडिया के वो संक्रमित हुए हैं। आने वाले वक्त में अगर सुपरमार्केट या फिर मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स खुलते हैं, वहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा खतरा हम देखते हैं कि एक्सकलेटर या फिर जो लिफ्ट होती है वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। बार बार सैनिटाइज करना ये तो पॉसिबल भी नहीं है। अब अगर लोग वहां पर पहुंचेंगे तो खतरा और बढ़ेगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन 4 के अंदर जो लोगों को इस तरह की राहत दी जाती है तो फिर कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा भी बना रह सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर फिलहाल भारत अभी उस स्टेज में नहीं आया कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग की स्थिति यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन अगर एहतियात नहीं बरती गई तो हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार केसों के अंदर तो इजाफा हो ही रहा है और डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ कर्मियों की बात करें वो संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में जरूर लॉकडाउन 4 के अंदर भी एहतियात जो है वो देखने वाली बात रहेगी किस तरह की बरती जाती है, क्योंकि उसकी खास जरूरत है। क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि स्टेज 3 का हिस्सा है। तो अगर लेकिन अगर कम्युनिटी स्प्रेड की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर एक ही बिल्डिंग से 56-57 लोग संक्रमित पाए गए हैं, और खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि भले ही हम उस थर्ड स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कई जगहों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है।
इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं केंद्र की जो मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो लगातार विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके संपर्क में हैं, उनसे लगातार डे बाय डे बैठकें कर रहे हैं, स्थिति को रिव्यू कर रहे हैं, तभी आगे की जो रूपरेखा है उसको तैयार किया जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि अर्थव्यवस्था को अगर कायम रखना है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छूट भी यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को देनी जरूरी बनती है। तो ऐसे में उस दिशा में भी विचार किया जा रहा है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था भी खराब ना हो, इसके अलावा लोगों का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए और कोरोना की फाइट में भी आगे बढ़कर जंग लड़ी जाए। तो इसी सभी के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद लॉकडाउन 4 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसकी जो गाइडलाइंस है जरूरी बिल्कुल विनीत, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है कि बैलेंस करके कैसे चलें, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की डेट जो है वो आज आखिरी दिन है 3 की और 4 की शुरुआत होगी। आपने जिस तरीके से बताया कि कामकाज भी चलता रहे और ये संख्या में भी इजाफा ना हो, इसको भी कंट्रोल किया जा सके, तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मजदूर अब जगह जगह उनका प्रदर्शन करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ह्यूज गैदरिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल अगर मैं दिल्ली की बात करूं, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी हैं, जगह जगह जमकर प्रदर्शन हो रहा है, मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आप छूट देने की बात भी सामने आ रही है, कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से मजदूर जो प्रवासी मजदूर जो खासकर कह सकते हैं प्रदर्शन के अंदर उतर आया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार के लिए काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि सरकार अगर तीसरे लॉकडाउन के अंदर मैनेज करके चलती तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी परिस्थिति नहीं आती। मगर देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से लॉकडाउन का पहले चरण का और दूसरे चरण का जो लॉकडाउन को फॉलो किया गया, कहीं ना कहीं कंट्रोल था, मगर कहीं ना कहीं जो मजदूरों के लिए दिक्कत दी वो सबसे बड़ी थी लोगों के लिए खाने की, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन बनाई और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, मगर वो पहुंची नहीं। इसी वजह से मजदूर बाहर निकला, जिसकी वजह से प्रदर्शन होने लगा। अब तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो स्थिति है वो सरकार कोशिश जरूर कर रही है संभालने की, मगर उनके हाथ में पूरा तरीके से ये कह सकते हैं स्थिति नहीं कंट्रोल में आ पा रही है। क्योंकि देखिए, दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जरूर निकाली है चौथे लॉकडाउन के लिए। वहीं बात करें जैसे डीटीसी बस चलाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए उसके अंदर सुविधा देखनी होगी भाई किस तरीके से। जैसे मान लो एक बस के अंदर 50 सीट होती है और 50 पैसेंजरों को बैठने की जगह होती है, मगर आप इसमें इसके अंदर चौथे लॉकडाउन के अंदर चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि 25 से 30 पैसेंजर ही इसके अंदर बैठ। लेकिन राजीव, सवाल ये है कि शुरुआत में तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस होती है, क्योंकि जब ट्रेनें चली थी उससे पहले भी तमाम गाइडलाइंस सामने आई थी कि इतने यात्री ही सफर करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैसे रूल्स को तोड़ा गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि इन वाहनों को, इन गाड़ियों को बार बार सैनिटाइज करना यह भी पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा, स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है। यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। देश में मरीजों की संख्या 90,000 भी क्रॉस कर चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दिल्ली, राजस्थान और एमपी में लगातार ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है और आलम यह है कि यह संख्या 90,000 भी क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 1 लाख को हम छूने वाले हैं बहुत जल्द। जिस तरीके से घंटों के हिसाब से हर दिन में ये नए केस सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत जब होगी वो तब होगी, लेकिन यह आंकड़ा इस वक्त डराने वाला सामने आ रहा है। किस तरीके से आगे मोदी सरकार इसमें रियायत देती है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यह संख्या लाख तक पहुंचने वाली है। अगर ये लाख तक पहुंच जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायरस कितनी रफ्तार से अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली, राजस्थान और एमपी ये वो राज्य हैं जहां पर यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है। और अब आगे विचार विमर्श किया जाएगा लॉकडाउन को लेकर कि किन किन शर्तों के आधार पर यह लॉकडाउन आगे चलेगा, क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि जिस कम्युनिटी स्प्रेड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जिससे हमें बचना है, उसकी भी तस्वीरें कई राज्यों से सामने आ चुकी है। खासतौर से दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में 56-57 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेड वही होता है जहां पर एक ही कस्बे से, एक ही मोहल्ले से इतने सारे केस एक ही बिल्डिंग से लगातार सामने आते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड वो भी होता है जहां पर यह नहीं पता चलता कि आप किसके संपर्क में आए थे, ना तो विदेशियों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री वहां पर होती है, ना ही किसी विदेशों से आप किसी के कांटेक्ट में आए, लेकिन अचानक से जो सिम्टम्स नजर आते हैं और उसके बाद एक के बाद एक दूसरा व्यक्ति इसकी चपेट में आता है। तो इसी खतरे से बार बार बचने की कोशिश, लेकिन बढ़ते आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। और मुंबई से संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शुभम पांडे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है और अब लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन, 4 की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल मुंबई को लेकर, पूरे महाराष्ट्र को लेकर फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास?
देखिए, लगातार महाराष्ट्र कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अगर हम बात करें तो मरीजों की कल बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद ये कहना बेहद मुश्किल है कि यहाँ पर जो है रेड जोन में कुछ चीजों की लॉकडाउन 4 में खुलने की संभावना है। और अगर मरीजों की बात करें तो महाराष्ट्र में कल हमने देखा कि जिस तरीके से 24 घंटों में 1606 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 67 लोगों की पूरे राज्य में दिन भर में मौत हुई। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 884 नए केस आए, जबकि 41 लोगों की अकेले मुंबई में मौत है। इसी के साथ महाराष्ट्र में आंकड़ा जो है वो 30,000 के पार हो चुका है अकेले पूरे। लेटेस्ट जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अहमदाबाद से संवाददाता पारस राठौर इस वक्त फोन लाइन पर है। पारस, फिलहाल अहमदाबाद को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सुबह से लेकर अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं? क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? सिमरन, सबसे ज्यादा देखें तो अहमदाबाद और पूरे गुजरात में 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। बहुत ही चिंताजनक आंकड़े हैं। 2 महीनों में 10,000। आज जो कल गुजरात सरकार ने बुलेटिन जो जारी किया था वो फिलहाल लास्ट में जो आंकड़ा था वो 10,280 है और उसमें से अहमदाबाद में सिर्फ 7,500 या 8,000 तक का आंकड़ा है। तो ये बहुत ही चिंता के आंकड़े। गुजरात में सबसे ज्यादा 10,000 का आंकड़ा पार करते हुए कोविड-19 पॉजिटिव का ये आंकड़ा है। तो सबसे ज्यादा 10,000 का आंकड़ा अहमदाबाद, ये पूरे गुजरात में है भी बहुत चिंताजनक आंकड़े। ठीक है, चलिए पारस, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।